Hello students, this is Abhishek Kumar SRS and today we are going to start Chemical Kinetics lecture number 4. लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे ऑर्डर के बारे में, ऑर्डर क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेट एंड रेट कांस्टेंट, ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली थी। ऑर्डर क्या था उसके बारे में हम लोग डिस्कस किया था। आज हम बेसिकली ऑर्डर पे कुछ न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करते हैं, तो न्यूमेरिकल्स देखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे का देखेंगे। तो राइट डाउन द फर्स्ट क्वेश्चन. Question is, for a particular reaction, reaction आपकी दी गई है 2A combining B and giving us product. This is our reaction. Order with respect to A is 2. A के रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर है वो 2 है एंड विद रिस्पेक्ट टू B इज -1. A के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 2 है और B के रिस्पेक्ट में -1 है। हम लोगों को कैलकुलेट करना है, फर्स्ट पार्ट हमारा है राइट रेट लॉ एक्सप्रेशन। पहले पार्ट में हमें लिखना है राइट रेट लॉ एक्सप्रेशन एंड सेकेंड पार्ट में हमें लिखना है या सेकेंड पार्ट में हमें पता करना है टोटल और ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ये है हमारा क्वेश्चन। हमें रिएक्शन दिया गया है क्या, 2A प्लस B, 2 मोल ऑफ A कंबाइनिंग 1 मोल ऑफ B गिविंग अस प्रोडक्ट, एंड A के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 2 है और B के रिस्पेक्ट में ऑर्डर आपका -1 है। तो पहले पार्ट में हमें रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना है। तो देखो फर्स्ट पार्ट देखते हैं। हमारे पास जो इक्वेशन है 2A प्लस B कंबाइनिंग एंड फॉर्मिंग प्रोडक्ट। ओके, तो देखो रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होता है, रेट लॉ एक्सप्रेशन रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन का पावर ऑर्डर। तो ए का कंसंट्रेशन, इसका ऑर्डर क्या है, ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है 2 और बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है -1। तो ये हो गया हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर, रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो ये हो गया हमारा रेट लॉ एक्सप्रेशन। दूसरा पार्ट इसी में ही पूछ रहा है, दूसरा पार्ट आपका पूछ रहा है कि ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा। तो ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी क्या होगा आपका सम ऑफ पावर ऑफ ऑल द कंसंट्रेशन टर्म। तो ए कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर क्या है 2 प्लस कंसंट्रेशन बी का क्या है पावर -1। तो क्या हो गया 2 - 1 दैट विल बी 1। तो ऑर्डर क्या हो गया इस रिएक्शन का, दैट इज 1। तो ये एकदम बेसिक क्वेश्चन था, आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ए के रिस्पेक्ट में आपका ऑर्डर क्या था 2 था, बी के रिस्पेक्ट में आपका ऑर्डर क्या था -1 था। तो ये हो गया हमारा रेट लॉ एक्सप्रेशन। ठीक है, उसके बाद ओवरऑल ऑर्डर क्या होता है, जो आपका कंसंट्रेशन टर्म्स होता है उनके पावर का जो सम होता है, सारे पावर का जो सम होता है वही हमारा क्या होता है ऑर्डर होता है। तो ए के टर्म में ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 2 है, बी के रिस्पेक्ट में -1 है, दोनों का सम क्या हुआ 2 - 1 दैट इज 1। तो ओवरऑल ऑर्डर क्या हो गया रिएक्शन का 1। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है, आराम से समझ में आ गया। इसी में और कंटिन्यू करते हैं। लेट सपोज इसी में ही थर्ड पार्ट है व्हाट विल बी द effect on rate if concentration of A is double
अगर ए का कंसंट्रेशन डबल कर देंगे तो रेट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, जरा ध्यान समझना। देखो पहले रेट हमारा क्या था, ये रेट था हमारा इनिशियल रेट हमारा क्या था, ये है, ठीक है ना। अगर देखा जाए तो इनिशियली रेट हमारा क्या है, के ए का पावर 2 एंड बी का पावर -1। ध्यान से समझना। अब कह रहा है कंसंट्रेशन डबल कर रहा है, इफ कंसंट्रेशन ऑफ ए इज डबल। तो रेट सपोज, अब हमारा समझ लो रेट क्या हो गया, अब रेट आपका जो रेट है वो लेट सपोज आर फाइनल, ठीक है। ए का के तो आपका कांस्टेंट है, तो ए का कंसंट्रेशन है वो जस्ट डबल कर दिया, 2a कर दिया, ठीक है। बी के कंसंट्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन, ठीक। अब फर्स्ट को सेकेंड से डिवाइड कर दो। ओके, क्या करा, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन रेट, तो फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व कर दो, ठीक है। चाहो तो आप सेकेंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा, आर एफ अपॉन आर आई इक्वल टू के 2a का स्क्वायर, 2a का स्क्वायर b का -1 अपॉन के ए का स्क्वायर बी का पावर -1। 2 2 जा 4, 4 बाहर आ जाएगा तो 4 के ए का स्क्वायर बी का पावर -1 अपॉन के ए का स्क्वायर बी का पावर -1। अभी आपके देखो ये वाला टर्म आपका के से के गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गया, बी की पावर -1 से बी की पावर -1 गया, तो आंसर क्या आ रहा है आपका, आर एफ आर आई इक्वल टू 4। मीन्स जो रेट है आपका, जो फाइनल रेट है, अब कंसंट्रेशन डबल करने पे वो 4 टाइम्स हो जाएगा इनिशियल रेट के। तो मतलब क्या हो गया, ऑन doubling concentration of A, on doubling concentration of A, rate will be increases 4 times। कितने टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स। तो ये हो गया क्वेश्चन। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं आपके, कभी कभी नीट और जेई में भी ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ध्यान रखना। थर्ड पॉइंट क्लियर हुआ आपका कि नहीं हुआ। अगला पार्ट है आपका, एक और पार्ट है, फोर्थ पार्ट पूछ रहा है इसमें कि इफेक्ट ऑन रेट, इफेक्ट ऑन रेट इफ कंसंट्रेशन ऑफ बी, इफ कंसंट्रेशन ऑफ बी रिड्यूस्ड टू, ध्यान देखिएगा, रिड्यूस्ड टू 1/3। जो बी की कंसंट्रेशन है उसको कम करके कितना कर दिया गया, 1/3। तो वैसा ही क्वेश्चन है जैसे आपका कौन सा थर्ड पार्ट था। अब इसमें क्या कर रहा है, बी का कंसंट्रेशन 1/3 कर रहा है। जरा ऊपर देखो, यहां में आपका ये फर्स्ट इक्वेशन है वो तो सेम ही रहेगा, ठीक है ना। क्या है, इनिशियल रेट क्या था आपका, यही था। तो आपका जो इनिशियल रेट था आर आई के ए का पावर 2 एंड बी का पावर -1, ठीक है। अब क्या कर रहा है, अभी क्या कर रहा है, कंसंट्रेशन बी की 1/3 कर रहा है। तो के ए पे तो कोई चेंज होगा नहीं, बी क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा b/3 का पावर -1। बात समझिएगा, क्या हो गया, -1। तो आपका आर फाइनल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा के 1/3 की पावर -1, तो हो जाएगा ए का पावर स्क्वायर बी का पावर -1 एंड 1/3 का पावर -1 लिख सकते हैं ना। तो 1/3 का पावर -1 क्या हो जाएगा, 3 की पावर 1,
तो अगर ये हो जाएगा आपका k, तो ये 3 की पावर 1 हो जाएगा ना, तो इसको लिख सकते हैं 3k a का पावर स्क्वायर b का पावर -1। तो दिस विल बी आवर सेकेंड इक्वेशन। और फ्रॉम सेकेंड और थर्ड को जब कंपेयर करेंगे तो RF अपॉन RI विल बी इक्वल टू 3k a स्क्वायर b का पावर -1 अपॉन k a स्क्वायर b का पावर -1। a स्क्वायर से a स्क्वायर खत्म हो गया, b की पावर -1 से b की पावर -1, k से k, तो ये आ गया 3। मीन्स अब रेट आपका क्या हो जाएगा, RF विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स RI। मीन्स रेट विल बी इंक्रीजेज, रेट विल इंक्रीज 3 टाइम्स। जब B की कंसंट्रेशन हम लोग 1/3 कर देंगे तब रेट आपका 3 टाइम्स इंक्रीज होगा। ठीक है ना, आराम से देखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से अगर हम डायरेक्ट देखें, अगर इस दोनों क्वेश्चन से अगर एनालिसिस करें, हम डायरेक्ट एनालिसिस करें, तो बेसिकली आपका क्या आ रहा है, चेंज इन रेट क्या आ रहा है, चेंज इन रेट क्या है, इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन की पावर ऑर्डर। क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन की पावर ऑर्डर। ये बात हमेशा ध्यान रखना, इससे आंसर आपका 1 लाइन में आ जाएगा। कैसे, जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन अगर 1 लाइन में किया तो चेंज इन रेट, तो क्या आ जाएगा, चेंज इन रेट अगर निकालना है ऊपर इससे, तो आप क्या कर रहे हैं, बी की ऊपर ही वाला पार्ट कर रहा हूं मैं, जो आपका कौन वाला पार्ट है, जो आपका कौन सा 4th पार्ट है, उसमें पूछ रहा है कि कंसंट्रेशन किसका चेंज हो रहा है। ए का तो चेंज हो नहीं रहा, सिर्फ बी का चेंज हो रहा है। तो बी की कंसंट्रेशन कितनी हो रही, 1/3, और ऑर्डर कितना है उसका -1। तो क्या आ जाएगा आंसर 3। मतलब कंसंट्रेट क्या, रेट कितना इंक्रीज करेगा, रेट इंक्रीजेस 3 टाइम्स। तो ये एक लाइन में बोर्ड में आप जब ऑब्जेक्टिव अटेंड करोगे तो कुछ इस तरह से करोगे। सिमिलरली फर्स्ट पार्ट देखो, जो आपका क्या था, ये तो सेकंड पार्ट 4th पार्ट हो गया है ना। हाँ, एक थर्ड पार्ट में जब ए की कंसंट्रेशन हमने डबल कर दी, तो देखो ए की कंसंट्रेशन डबल की इसके अकॉर्डिंग, भाई बी की कंसंट्रेशन में कोई फर्क किया नहीं, तो ए चेंज इन कंसंट्रेशन, ए की पावर क्या है, ए था, और डबल कर दी 2a की पावर 2, तो आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी चेंज है ना, तो ये थोड़ी आएगा, डबल कर दी तो 2 की पावर 2, तो क्या हो जाएगा 4। तो रेट विल बी इंक्रीजेस, रेट इंक्रीजेस 4 टाइम्स। तो हमेशा ध्यान रखना, ये डायरेक्ट अप्रोच है। अगर ये फॉर्मूला ध्यान, चेंज देखते हैं, चेंज इन रेट कितना बताएगा, अगर मान लो फ्रैक्शन में आ रहा 1/3 आता, तो रेट डिक्रीजेज 1/3 टाइम्स, या सॉरी रेट डिक्रीजेज 3 टाइम्स, और अगर आपका 4 आ रहा तो रेट इंक्रीजेज 4 टाइम्स। बात समझ रहे हो ना। तो चेंज इन रेट इक्वल टू होता है चेंज इन कंसंट्रेशन का पावर ऑर्डर। ऐसे ही अब बाई चांस वॉल्यूम चेंज करें तो वॉल्यूम क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर आपका रेट क्या होता है वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, रेट होता है आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन चेंज इन वॉल्यूम की पावर ऑर्डर। ये बात ध्यान रखना, बाई चांस कभी वॉल्यूम चेंज कर दे तो आपको जब रेट देखना हो तो चेंज इन वॉल्यूम 1 अपॉन चेंज इन वॉल्यूम टू ऑर्डर। बिल्कुल क्लियर हुआ कि नहीं। चाहो तो अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड लिख लो। तो अगला पार्ट है आपका 5th पार्ट, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन रेट, व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन रेट, effect on rate if volume of container is doubled। अगर कंटेनर का वॉल्यूम डबल कर दिया जाए,
अगर वॉल्यूम डबल कर दिया जाएगा तो रेट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, कंसंट्रेशन पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, कंसंट्रेशन आधी हो जाएगी। तो वही है आपका, अगर आपका देखो कंसंट्रेशन के टर्म में करोगे तो अगर वॉल्यूम डबल किया गया है तो कंसंट्रेशन आधी हो जाएगी। तो अगर चेंज इन रेट देखा जाए तो चेंज इन रेट क्या हो जाएगा, चेंज इन रेट क्या हो जाएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन। अब यहां पे वॉल्यूम डबल किया गया तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, आधी। तो ए की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, 1/2, 1/2 की पावर ऑर्डर दैट इज 2। बी की कंसंट्रेशन भी क्या हो जाएगी, 1/2, तो इसकी पावर क्या हो जाएगा, -1। तो 1/2 की पावर 2 दैट इज 1/4, 1/2 की पावर -1 दैट इज 2। तो 2 तो ये आ गया 1/2 मीन्स यहां पे चेंज इन रेट इक्वल टू 1/2 मीन्स रेट विल बी डिक्रीजेस 2 टाइम्स। बहुत ध्यान से समझना एक एक चीज, 1 से कम वैल्यू आ रही मतलब कम हो गया रेट, रेट विल बी डिक्रीजेस 2 टाइम्स। अगर हम लोग इससे डायरेक्ट करें, ठीक है, चेंज इन रेट, अगर हम लोग इससे डायरेक्ट करें तो देखो, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन रेट, तो चेंज और चेंज इन वॉल्यूम क्या होता है, चेंज इन रेट अगर वॉल्यूम के टर्म में देखें इक्वल टू 1 चेंज इन वॉल्यूम का पावर ऑर्डर। जरा ध्यान देखना, अब वॉल्यूम क्या हो रहा है, वॉल्यूम आपका डबल टाइम 2 टाइम बढ़ रहा है। तो देखो 1 चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम आपका क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, और इसकी पावर ऑर्डर क्या होगा, ओवरऑल ऑर्डर रिएक्शन का क्या है, ओवरऑल ऑर्डर रिएक्शन का आई थिंक ऊपर हमने देखा था ओवरऑल ऑर्डर 1 है, तो क्या हो जाएगा 1 दैट इज 1/2। तो रेट क्या हो रहा, तो चेंज इन रेट इक्वल टू 1/2 मीन्स रेट डिक्रीजेस 2 टाइम्स। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बहुत आसान है, आप प्लीज समझने का कोशिश करना, इतना कुछ भी टफ नहीं है। बस आप इतना ध्यान रखना कि चेंज कभी भी जो रेट होता है वो के रेट इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन का पावर ऑर्डर, ऑर्डर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हो। कुछ क्वेश्चन और, एक अगला क्वेश्चन लिखो कुछ इसी तरह का है, राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका फॉर रिएक्शन A giving us product, rate becomes half when concentration of A increases 4 times, when concentration of A increases 4 times। अब हमसे क्या पूछ रहा है, determine order with respect to A। हमें A के रिस्पेक्ट में ऑर्डर बताना है, और हमारा क्या बताया गया कि जब A की कंसंट्रेशन है वो 4 टाइम बढ़ जाती है तो रेट आपका क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। अभी हमने एक डायरेक्ट क्वेश्चन पर बताया था फॉर्मूला कि चेंज इन रेट इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन का पावर ऑर्डर, यही ना बताए थे। समझ में आ रहा कि नहीं, इससे अब डायरेक्ट हो जाएगा 2 मिनट में क्वेश्चन, मतलब 2 मिनट से भी कम काम लगेगा। रेट क्या हो रहा है, रेट बिकम्स हाफ, तो रेट है वो आपका आधा हो रहा है। कंसंट्रेशन कब, जब कंसंट्रेशन आपकी 4 टाइम्स हो रही, 4 टाइम बढ़ रही है। अब हमें क्या पता करना है, ऑर्डर पता करना है। तो 1/2 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर -1, 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2,
दैट इज ऑर्डर। ठीक है, अगर ऑर्डर को n मान लें, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो दैट विल बी इक्वल टू 2 की पावर -1 इक्वल टू 2 की पावर 2n, वेयर n इज इक्वल टू ऑर्डर। ठीक है, स्पेलिंग गलत हो गया। ओके, तो यहाँ पे बेस सेम है तो ऑर्डर भी पावर भी सेम होगा, तो 2n इज इक्वल टू -1। तो फ्रॉम हेयर वी कैन कैलकुलेट n विल बी इक्वल टू -1/2। तो ऑर्डर कितना आ गया, a के रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर आ गया -1/2 आ गया। समझ में आ गया कि नहीं? अब देखो इसकी अगर सब्जेक्टिव अप्रोच बताएं, सब्जेक्टिव अप्रोच बताएं तो अगर हम लोग देखेंगे तो आपका देखो रेट क्या हो जाएगा, आपका रेट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू रिएक्शन, रेट विल बी इक्वल टू इनिशियल रेट। ठीक है, रेट विल बी इक्वल टू के कंसंट्रेशन ए है, ए का पावर n, दैट विल बी ऑर्डर, वेयर n क्या है, ऑर्डर। अब देखो फिर क्या हो रहा है, जब कंसंट्रेशन ए का जब हम लोग डबल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ए का कंसंट्रेशन 4 टाइम्स कर रहे हैं, तो रेट क्या हो रहा है, आधा हो रहा, रेट हो रहा है आपका आधा। जब ए का कंसंट्रेशन क्या कर रहे हैं, ए का कंसंट्रेशन आप 4 टाइम्स इंक्रीज कर रहे हो, तो हो जाएगा 4a का पावर n। तो दिस इज अवर फर्स्ट कंडीशन, दिस इज अवर सेकेंड कंडीशन। तो देखो फर्स्ट और सेकेंड को डिवाइड करो तो हो जाएगा r डिवाइडेड बाई r/2, दैट विल बी 2r। ठीक है ना, ये हो जाएगा k a का पावर n, 4 का पावर, तो ये जाएगा अपॉन में k a का पावर n इंटू 4 का पावर n। मैथमेटिक्स से इतना आते हो, a का पावर n, a का पावर n कटा, k से k कटा, r से r कटा, तो आपका क्या आ गया, अल्टीमेटली आ गया 2 इक्वल टू 1/4 का पावर n। वही आ गया 2 इक्वल टू 1/4 का पावर n, दैट विल बी इक्वल टू 2 इक्वल टू 4 का पावर -n। समझ में आ रहा कि नहीं? अब 2 की पावर 1 और 2 की पावर -2n, देखो हम यहाँ दिखा रहे हैं, जगह नहीं बचा, यहाँ पे करे दे रहे हैं। ओके, अब देखो 2 की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, तो हो जाएगा -2n। बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा, तो -2n का पावर 1, n विल बी इक्वल टू -1/2। देखो यहाँ से भी आंसर आ गया। तो ये थोड़ा सब्जेक्टिव अप्रोच है, लेट इनिशियल लेट रेट इक्वल टू दिस, देन अकॉर्डिंग टू रेट लॉ रेट विल बी दिस, तो जब डबल होगा, तो ये आपका सब्जेक्टिव अप्रोच है। ठीक है, आराम से आप समझ गए होंगे। तो इसी तरह से ही क्वेश्चन किए जाते हैं, ये सारे आपके बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, जेईई मेंस और नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बस रेट का कॉन्सेप्ट और ऑर्डर कैसे वेरी करता है अकॉर्डिंग टू रेट, और कैसे कंसंट्रेशन वेरी करती है, जब कंसंट्रेशन वेरी करती है तो रेट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, यही सारी चीजें हम लोग देख रहे हैं। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन लिखो, एक और क्वेश्चन लिखो, 1 मिनट जगह बनाते हैं। देखो क्वेश्चन है आपका वैसे ही है, ठीक है, बस आपको बेसिक अगर आ गया होगा तो सारे क्वेश्चन कर ले जाओगे। राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है बी आपका रिएक्टेंट है और दे रहा है हमको प्रोडक्ट। ठीक है, अब बहुत जल्दी करना है ये। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, कंसंट्रेशन ऑफ बी जो है क्या कर दी गई है, वो ट्रिपल कर दी गई है। तो रेट आपका, और रेट क्या हो रहा है, रेट इंक्रीजेस 9 टाइम्स। कितना इंक्रीज हो रहा है, 9 टाइम्स। आपको क्या बताना है, ऑर्डर बताना है। फटाफट करो, पॉज करके सट सट करो। ठीक है ना, तो देखो क्या है, चेंज इन रेट में चेंज कितना आ रहा है, 9 टाइम्स। ठीक है, बी का कब चेंज आ रहा है 9 टाइम्स, जब हमने कंसंट्रेशन बी की क्या कर दी, ट्रिपल कर दी, 3 टाइम्स कर दी। ठीक है ना, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर हमने n मान ला तो ऑर्डर आ जाएगा। 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 3 इक्वल टू 3 की पावर n, वेयर n इज योर ऑर्डर। तो बेस सेम है
तो n की वैल्यू क्या है, पावर भी सेम होगा, n की वैल्यू 3 आ गई, तो ऑर्डर क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका ऑर्डर 9 है ना, 3 का पावर 2 रहेगा, सॉरी, तो ऑर्डर आपका क्या आ जाएगा 2। ओके, देखो बहुत आसान है, फटाफट होंगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिखो, अगर ये हो गया और फट से अगला क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है A plus B गिविंग अस प्रोडक्ट। ओके, अब देखो ध्यान से, कंसंट्रेशन ऑफ ए डबल की जा रही है। जब कंसंट्रेशन ऑफ ए डबल कर रहे हैं तो रेट आपका इंक्रीजेस 4 टाइम्स। जब बी का कंसंट्रेशन ट्रिपल कर रहे हैं, जब बी का कंसंट्रेशन ट्रिपल कर रहे हैं तो रेट इंक्रीजेस 1/3 टाइम्स, मतलब 3 टाइम्स डिक्रीज हो रहा है। आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है ऑर्डर क्या होगा। बात समझना, जब ए का डबल कर रहे हैं तो रेट 4 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, जब बी का कंसंट्रेशन ट्रिपल कर रहे हैं तो रेट आपका 1/3 टाइम्स इंक्रीज कर रहा है, मींस 3 टाइम्स डिक्रीज कर रहा है। तो देखो दो कंडीशन दी गई है, तो हम लोग उनको 1 बाय 1 करेंगे। हमारे पास हमको क्या पता है, अगर ए के लिए देखें, फॉर ए के रिस्पेक्ट में बात करें तो रेट आपका कितना चेंज हो रहा, 4 टाइम्स। जब रेट आपका कितना चेंज हो रहा, 4 टाइम्स, जब ए की कंसंट्रेशन क्या कर रहे हो, डबल कर रहे हो, तो ऑर्डर क्या मान लो, लेट सपोज एन। ठीक है, तो यहां पे ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना आ रहा है, इसको ए के रिस्पेक्ट में पी मानो, ठीक है ना, एन ना मानो नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो ए के रिस्पेक्ट में आर पी मान लो, ठीक है। तो ए के रिस्पेक्ट में अगर ऑर्डर पी आ रहा है तो पी का वैल्यू क्या हो जाएगा, दिट विल बी इक्वल टू 2 की पावर 2 इक्वल टू 2 की पावर पी। तो बेस सेम है, पावर भी सेम होगा, तो P2 आ गया। तो विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर ए कितना आया, ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना आया, 2। सिमिलरली फॉर बी बात करें, फॉर बी अब क्या हो रहा, बी के टर्न में जब बी का कंसंट्रेशन ट्रिपल करते हैं तो रेट डिक्रीज कर जाता है 1/3 टाइम्स, सॉरी डिक्रीज कर जाता है 3 टाइम्स, मतलब रेट विल बी 1/3। जब आप बी की कंसंट्रेशन क्या कर रहे हो, ट्रिपल कर रहे हो, तो 3। बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर आपने क्या मान लिया, क्यू। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 की पावर -1, 3 का पावर क्यू, बेस सेम है, पावर भी सेम होगी, क्यू इक्वल टू -1। तो विद रिस्पेक्ट टू बी जो ऑर्डर आया है वो कितना आया है, -1। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दैट विल बी इक्वल टू P प्लस Q इक्वल टू 2 -1 दैट विल 1। समझ में आया कि नहीं। तो ये हो गया आपका इस वाले क्वेश्चन में आपका ऑर्डर, ओवरऑल ऑर्डर पूछ रहा है। तो P आपका ऑर्डर क्या है, विद रिस्पेक्ट टू A है, और आपका ये Q ऑर्डर कितना है, Q क्या है, विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर B है, B के रिस्पेक्ट में कितना ऑर्डर है, दैट इज Q। ओवरऑल ऑर्डर क्या है, P प्लस Q। अगर यहीं पे बोल दे रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखो, तो रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, R रेट कांस्टेंट, A के रिस्पेक्ट में पावर क्या था, P था, P का वैल्यू 2, और B के रिस्पेक्ट में क्या आया ऑर्डर, दैट इज -1। तो ये आ जाएगा, ये हो जाएगा इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन। अगर रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखने को बोल दे तो समझ में आ रहा है कि नहीं। बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे आपके, आराम से समझते चलो। एक और क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन द क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका, ध्यान से समझना, क्वेश्चन है आपका ए बी प्लस सी गिविंग अस प्रोडक्ट। हमसे बोल रहा है ऑन डबलिंग the volume of container, on doubling the volume of container, rate decreases by 8 times,
ये रिएक्शन होनी है, अगर वॉल्यूम हम लोग डबल कर रहे हैं तो रेट डिक्रीज हो रहा है 8 टाइम्स। फिर बोल रहा है ऑन डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ए, द concentration of A and reducing the concentration of B to half, तो जो कंसंट्रेशन, तो रिड्यूसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बी टू हाफ, rate becomes 4 times, rate becomes 4 times। ध्यान से समझना क्वेश्चन। पहले केस में ऑन डबलिंग द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, जब कंटेनर का वॉल्यूम डबल कर रहे हैं तो रेट डिक्रीजेज बाय 8 टाइम्स। दूसरे केस में ऑन डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ए का कंसंट्रेशन डबल कर रहा है, एंड रिड्यूसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बी टू हाफ, और बी की कंसंट्रेशन हाफ कर रहा है, ये दोनों एक साथ हो रहे हैं, रेट बिकम्स 4 टाइम। तो रेट जो है आपका 4 टाइम बढ़ रहा है, ठीक है, या फिर रेट बिकम्स 4 टाइम, रेट इंक्रीजेस 4 टाइम्स। फिर लिखा है ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन, थर्ड कंडीशन दे रहा, ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सी by 4 times, rate increases by 64 times, rate increases by 64 times। determine order with respect to A, B and C। also write rate law expression। इस क्वेश्चन में हमको बेसिकली क्या दिया गया है, ए बी और सी से एक रिएक्शन है जो कि प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है। हमें पूछा गया है रेट लॉ एक्सप्रेशन, ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर, बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर और सी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर। तो देखो लेट सपोज ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर पी मान लो, बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्यू मान लो और सी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर आर मान लो। तो हमारा रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, रेट लॉ एक्सप्रेशन विल बी के ए का पावर पी कंसंट्रेशन ऑफ बी, बी का पावर क्यू और कंसंट्रेशन ऑफ सी, सी का पावर आर। अब हमें पी क्यू और आर का वैल्यू पता करना है। अगर ओवरऑल ऑर्डर पूछा जाए, ऑर्डर क्या हो जाएगा, ओवरऑल ऑर्डर दैट विल बी पी प्लस क्यू प्लस आर। तो ये अब हमें पता करना है, ठीक है ना। तो पहला कंडीशन क्या दे रहा है, फर्स्ट कंडीशन क्या दे रहा है, फर्स्ट कंडीशन दे रहा है क्या, ऑन डबलिंग द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर रेट डिक्रीजेस बाय 8 टाइम्स। अगर हम लोग वॉल्यूम डबल कर रहे हैं तो रेट कितना डिक्रीज हो रहा है, 8 टाइम्स। तो चेंज इन रेट इज इक्वल टू 1 अपॉन चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना चेंज हो रहा है, डबल कर रहा है, उसकी पावर ऑर्डर, दैट ऑर्डर क्या है, पी प्लस क्यू प्लस आर। बहुत ध्यान से समझना। तो फ्रॉम हेयर वी कैन राइट 8 इक्वल टू 2 की पावर p प्लस q प्लस r। ओके, 8 कैन बी रिटन एज 2 की पावर 3 दैट विल इक्वल टू 2 की पावर p प्लस q प्लस r। बेस इज सेम तो पावर भी सेम होगा। तो फ्रॉम हेयर वी कैन कैलकुलेट p प्लस q प्लस r इक्वल टू 3। दिस इज फर्स्ट कंडीशन। ओके, अब सेकेंड क्या बोल रहा है, सेकेंड आपका बोल रहा है ए डबल कर दिया जाए और बी हाफ कर दिया जाए। ए आपका डबल कर दिया जाए
और बी आपका हाफ कर दिया जाए, तो क्या हो रहा है, रेट आपका क्या इम्पैक्ट पड़ा, तो रेट आपका जो है, रेट इंक्रीजेस 4 टाइम्स, रेट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है 4 टाइम्स। तो ध्यान देखना, तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो हमारा रेट क्या हो रहा है, 4 टाइम बढ़ रहा है, तो रेट चेंज इन रेट इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन। तो ए के रिस्पेक्ट में ए क्या कर रहा है, ए आपकी डबल कर रहा है, ए के रिस्पेक्ट में आपका ऑर्डर कितना है, पी, ठीक है ना। बी आपकी हाफ कर रहे हैं, तो बी कितना हो जाएगा, 1/2 की पावर क्यू। अब देखो सी में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, तो सी वाला टर्म ही नहीं आएगा, या सी वैसे ही है, तो लिख सकते हैं 1 की पावर आर, या फिर इसको हटा दो, 1 की पावर कुछ भी करो तो 1 ही तो आएगा ना। बात समझना, एकदम कंफ्यूज मत होना बेटा। तो 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 2 की पावर पी, 1/2 को लिख सकते हैं 2 की पावर -1, तो 2 की पावर -1 दैट विल बी 2 की पावर -q, 1 की पावर r क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं बेस सेम है तो मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती हैं, तो दैट विल बी 2 की पावर 2 इक्वल टू 2 की पावर p - q। अब यहाँ से आपका बेस सेम है तो पावर भी सेम होंगी, तो लिख सकते हैं p - q इक्वल टू 2, दिस इज अवर सेकेंड इक्वेशन। क्या है, p - q इक्वल टू 2। तो ये हो गई सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारी सेकेंड इक्वेशन बन गई। अब थर्ड कंडीशन में बोल रहा है, ध्यान से समझना, थर्ड कंडीशन में बोल रहा है C इंक्रीजेस 4 टाइम्स, कंसंट्रेशन ऑफ C इंक्रीजेस 4 टाइम्स, तो रेट क्या हो रहा है, रेट इंक्रीजेस 64 टाइम्स अगेन। अब देखो थर्ड कंडीशन के अकॉर्डिंग रेट आपका 64 टाइम्स इंक्रीज कर रहा है, चेंज इन रेट कितना हो रहा है, 64। सी की कंसंट्रेशन बढ़ाई जा रही, बाकी ए और बी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो ए की कंसंट्रेशन चाहो तो वैसे ही वैसे रहने दो, ए की 1 की पावर पी, और बी की कंसंट्रेशन ही वही सेम है, तो कोई इंक्रीमेंट नहीं आ रहा, तो 1 की पावर क्यू, और सी की कंसंट्रेशन बढ़ाई जा रही 4 टाइम्स, सी इंक्रीजेस कितना टाइम्स बढ़ाया जा रहा है, सी इंक्रीजेस 4 टाइम्स, तो 4 गुना बढ़ाया जाए तो सी की पावर आर। अब देखो ये आप नहीं भी लिखोगे, जिसकी कंसंट्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, नहीं चेंज किया जा रहा, तो उसको वो टर्म्स आते ही नहीं है, उनको मत भी लिखा करो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, हम सिर्फ आपको दिखाने के लिए लिख रहे हैं। तो ये तो 1 1 हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 64 इक्वल टू 4 की पावर आर। तो यहाँ से अगर हम लोग 64 को लिखें, 64 विल बी 4 की पावर 3, 4 की पावर आर, बेस सेम है पावर भी सेम होगी, तो r इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3। तो दिस इज अवर थर्ड कंडीशन। तो फ्रॉम 1 to 3 वी कैन राइट डाउन, अगर हम कंडीशन देखें फ्रॉम 1 2 and 3, p प्लस पहला क्या था आपका, पहला था आपका p प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू 3, r की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 3, ठीक है। तो p प्लस क्यू कितना आ जाएगा आपका 0, तो p इक्वल टू क्यू आ जाएगा आपका। तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो आपका p इक्वल टू आपका 1 आ जाएगा, और q इक्वल टू आ जाएगा आपका -1, और r इक्वल टू आ जाएगा 3। तो a के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1 हो गया, b के रिस्पेक्ट में ऑर्डर -1 हो गया, और c के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 3 हो गया। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, r हो जाएगा आपका k कंसंट्रेशन ऑफ a की पावर 1, कंसंट्रेशन ऑफ b की पावर -1 एंड कंसंट्रेशन ऑफ c की पावर 3। तो ये हो गया हमारा रेट लॉ एक्सप्रेशन, ठीक है ना। तो ये था आपका इस क्वेश्चन का आंसर, बहुत ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ध्यान से समझना कि किस तरह रेट चेंज होता है, कंसंट्रेशन चेंज होने पे, कंसंट्रेशन चेंज होने पे रेट किस तरह चेंज होता है, और रेट चेंज होने पे कंसंट्रेशन किस तरह चेंज होता है, और ऑर्डर, कंसंट्रेशन और रेट कैसे वेरी करते हैं एक साथ। अब देखो हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखे हैं, एक्सपेरिमेंटल एग्जांपल्स हैं, जो एक्सपेरिमेंटली जो देखा गया है, कुछ रिएक्शंस हैं वो देखेंगे, और फिर कुछ रिजल्ट्स देखेंगे जो बेसिकली कैसे रेट
और ऑर्डर और कंसंट्रेशन एक दूसरे के साथ डिपेंड करते हैं, एक दूसरे को के साथ वेरी करते हैं। ठीक, तो राइट डाउन द हेडिंग सम इम्पॉर्टेंट examples illustrating different values of order and rate law expression कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जो बेसिकली ऑर्डर और रेट लॉ एक्सप्रेशन बता रहे हैं, किस तरह उनका रेट लॉ एक्सप्रेशन और ऑर्डर एक दूसरे के साथ चेंज होता है और किस तरह से आता है, हर एक क्वेश्चन, हर एक रिएक्शन का देखते हैं। ठीक है, जैसे आपकी पहली रिएक्शन है N2O5 डिकम्पोज करके हमको दे रही है 4NO2 and O2। जो इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन होता है वो होता है R इक्वल टू K N2O5 की पावर 1। तो ये सिर्फ एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है ना, ये सब एक्सपेरिमेंटल है। इसका ऑर्डर 1 कैसे आई, एक्सपेरिमेंटल। इसके रेट लॉ एक्सप्रेशन में कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 क्यों आई, ये सब एक्सपेरिमेंटली देखा गया है। ठीक है ना, डायरेक्ट हम बता रहे हैं, फिर इनके अकॉर्डिंग हम लोग कुछ रिजल्ट्स देखेंगे, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका सेकेंड एग्जाम्पल है, एक रिएक्शन है 5Br माइनस है, -1 नहीं, Br माइनस प्लस BrO3 माइनस प्लस 6H प्लस गिविंग अस 3Br2 प्लस 3H2O। अब इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या है, इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन जो आपका है वो K कंसंट्रेशन ऑफ Br माइनस की पावर 1 कंसंट्रेशन ऑफ BrO3 की पावर 1 एंड कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस का पावर 1। ये ऑर्डर कैसे है, सब एक्सपेरिमेंटल डेटा है। ठीक है, ऐसे ही सिमिलरली ये याद नहीं करने आपको, बस मैं दिखा रहा हूं किस तरह आपका आता है, किस तरह इनके रिजल्ट्स आएंगे। सिमिलरली अगर थर्ड पार्ट देखें, थर्ड एग्जांपल देखें, दैट इज 2O3 गिविंग अस 3O2। अगर इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन देखें वो आता है आपका R K कंसंट्रेशन ऑफ O3 की पावर 2 O2 का पावर -1। तो देखो इसमें रेट लॉ में प्रोडक्ट भी आ रहा है, देखो प्रोडक्ट भी आ रहा है। ठीक है ना, थर्ड एग्जांपल आपका है, फोर्थ एग्जांपल, थर्ड तो हो गया, फोर्थ एग्जांपल आपका है NO2 कंबाइनिंग विथ कार्बन मोनोऑक्साइड गिविंग एस NO गैस प्लस CO2 गैस। जब इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन देखा गया तो इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन आपका आया है R इक्वल टू K NO2 का पावर 2 और CO का पावर 0 में CO के रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर आ रहा है वो 0 आ रहा है। सिमिलरली एक और एग्जांपल देखते हैं, दैट इज फिफ्थ एग्जांपल इज मिथेनॉल CH3CHO गिविंग अस मीथेन CH4 प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। जब इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन हमने देखा, इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन है आपका R इक्वल टू K CH3CHO का पावर 3/2। इसका जो ऑर्डर आ रहा है क्या आ रहा है, 3/2 आ रहा है। इस सब एक्सपेरिमेंटल डेटा है। ठीक है ना, एंड
अगला देखें हम 6 पार्ट, अगर 6 एग्जाम्पल देखें, 3SO2 कंबाइनिंग विद O2 गिविंग अस 2SO3 इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। यहाँ पे कैटलिस्ट जो है वो NO है, ये क्या है आपका कैटलिस्ट है। जब इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन देखा गया तो वो उसमें क्या देखा गया, O2 की पावर 1, O2 के रिस्पेक्ट में 1 पावर आ रही, और क्या आ रहा है NO भी आ रहा है, और NO के रिस्पेक्ट में पावर 2 आ रही है। NO क्या है यहाँ पे कैटलिस्ट है, मतलब रेट लॉ में आपका कैटलिस्ट भी आता है कभी कभी। तो ये सारे हमने एक्सपेरिमेंटल या कुछ रिएक्शंस देखी उनके रेट लॉ एक्सप्रेशन के साथ, कुछ रिएक्शंस देखी उनके रेट लॉ एक्सप्रेशन के साथ, ठीक है। रेट लॉ में क्या क्या आ रहा है, कैसे उनके रेट लॉ एक्सप्रेशन होते हैं, किस तरह के ऑर्डर्स आ रहे हैं। इस बैलेंस इक्वेशन है और उनका उसके रिस्पेक्ट में उनकी रेट लॉ लिखी, तो इनसे कुछ रिजल्ट्स आते हैं। तो वो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स अगर हम लोग देखें तो 1 बाय 1 वो रिजल्ट्स नोट कर लो, वही हमारे लिए मेन काम की चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो लिख लो, फर्स्ट रिजल्ट है आपका, पहला रिजल्ट है आपका, फ्रॉम ऑल द अबव एग्जाम्पल्स, फ्रॉम all the above examples it is clear that there is no relation between stoichiometric of the reaction and order of the reaction। बात समझे, कोई भी एग्जाम्पल देख लो, देखो इसकी स्टाइक्योमेट्रिक 2 है, ऑर्डर क्या आ रहा है जबकि 1 आ रहा है, तो है ना। इसकी Br माइनस की स्टाइक्योमेट्रिक 5 है, ऑर्डर Br माइनस के रिस्पेक्ट में 1 आ रहा है। BrO3 की 1 है तो इसके रिस्पेक्ट में 1 आ रहा है। H प्लस का 6 है लेकिन ऑर्डर क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो समझ रहे हो, इससे ये क्लियर हो गया है कि जो आपका ऑर्डर होता है वो स्टाइक्योमेट्रिक से उसका कोई भी रिलेशन नहीं होता है, ठीक है। वो एक्सपेरिमेंटल डेटा है, स्टाइक्योमेट्री से कोई भी रिलेशन नहीं होता है। समझ में आ रहा कि नहीं। सिमिलरली जो सेकेंड रिजल्ट है, सेकेंड रिजल्ट लिख लीजिए, ऑर्डर इज ऑलवेज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली which is fixed while stoichiometry of the reaction is in the hands of students, या is in the hands of जो आप लिख रहा है स्टूडेंट टीचर, ठीक है, is in the hands of students which can be changed, तो वही बता रहे हैं कि स्टाइक्योमेट्री और ऑर्डर में कोई रिश्ता नहीं होता है। ऑर्डर जो होता है वो आपका फिक्स होता है और स्टाइक्योमेट्री जो स्टूडेंट्स के हाथ में होती है वो चेंज हो सकती है। जैसे इसमें अगर फिर पूरे को 2 से डिवाइड कर दो तो स्टाइक्योमेट्री क्या हो जाएगी, SO3 की 3/2 हो जाएगी, इसकी 1/2 हो जाएगी, इसकी 1 हो जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो स्टाइक्योमेट्री कैन बी चेंज्ड बट ऑर्डर जो है एक पर्टिकुलर रिएक्शन का वो क्या होता है, वो फिक्स होता है।
तो ये दो रिजल्ट आराम से समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिजल्ट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको ऑर्डर की सही एनालिसिस देंगे। ऑर्डर और रेट में आप आराम से समझ में आ जाओगे, स्टाइक्योमेट्री, ऑर्डर, रेट कैसे चेंज होता है, कैसे वेरी होता है। और आप लोग प्लीज़ एक एक चीज़ नोट करो, कॉपी पेन लेके बैठो। हमें पता है ये सारे ये लेक्चर्स सच में जो नीट और जेई के लिए सीरियस है उन्हीं के लिए ही हैं। ये सोचो कि हम आराम से मौज मौज में पढ़ेंगे, बोर होएंगे, समझ में नहीं। अब बोर हो रहे हो, पढ़ाई में भी बोर हो रहे हो, तो फिर क्या बात है भाई, पढ़ाई कोई आसान चीज़ तो है नहीं, ठीक है। और कॉपी पेन लिए नहीं हो, नोट नहीं कर रहे हो, ऐसे ही सत्यनारायण भगवान की कथा की तरह सुनोगे तो ऑब्वियस सी बात है बोर हो गए ही होगे। हर एक चीज़ समझो, कॉपी पेन आपके हाथ में होना चाहिए, एक एक चीज़ नोट करो। हम खुद लिखते हैं, हम आपको लिख रिटन फॉर्म में नहीं दे सकते हैं क्या, एक PDF बना के उसको एक्सप्लेन कर दें ताकि आपको थोड़ा क्लासरूम वाला फील आए। आप खुद लिखो, आपका लिखना बहुत ज़रूरी है, एक एक चीज़ नोट करना बहुत ज़रूरी है। इसका इंपॉर्टेंस आपको समझ में क्यों नहीं आता है, ठीक है। तो समझो, थर्ड पॉइंट लिखो। थर्ड पॉइंट है रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट लॉ एक्सप्रेशन normally involves reactants, but it may involve catalyst as well as product, तो अभी हमने एग्जांपल्स में देखा है जनरली आपके रिएक्टेंट्स ही इन्वॉल्व होते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन में, लेकिन कभी कभी कैटलिस्ट और प्रोडक्ट भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो भी हमने देखा था, ठीक है। लेकिन बट रिएक्शन इंटरमीडिएट्स will not appear in rate law expression. रेट लॉ एक्सप्रेशन में आपके जनरली रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, कभी कभी प्रोडक्ट और कैटलिस्ट भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, लेकिन इंटरमीडिएट्स कभी भी इन्वॉल्व नहीं होते। इंटरमीडिएट समझती है, कार्बोकेटायन, कार्बो एनायन, जैसे आपका मीथेन है, ठीक है, सॉरी CH4 है, इसने CH3+ बनाया, फिर CH3+ में आपका लेट सपोज Cl- ने अटैक कराया, CH3Cl बना, ये आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट है। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन में कभी भी आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट इन्वॉल्व नहीं होते हैं, वो अपीयर नहीं होते हैं। अगर वो अपीयर हो रहे हैं तो उनको किसी तरह रिमूव किया जाता है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट्स के बारे में कि वो रिएक्शन इंटरमीडिएट आपके अपीयर नहीं करते हैं। रेट लॉ एक्सप्रेशन में आपके रिएक्टेंट, कभी कभी प्रोडक्ट या फिर कैटलिस्ट इन्वॉल्व हो सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इसको इरेज करता हूँ और बढ़ता हूँ आगे, 1 मिनट। हाँ, अगला पॉइंट आपका क्या है, अगला पॉइंट लिख लो, 1 मिनट। हाँ, 4th पॉइंट लिखिए, ऑन चेंजिंग स्टाइक्योमेट्री, ऑन चेंजिंग स्टाइक्योमेट्री, अगर स्टाइक्योमेट्री चेंज करेंगे तो क्या होता है, ऑन चेंजिंग स्टाइक्योमेट्री ऑफ द रिएक्शन, rate of reaction and rate constant changes। जब भी अगर किसी जो स्टाइक्योमेट्री जो स्टूडेंट्स के हाथ में होती है, अगर वो चेंज करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट दोनों चेंज हो जाएंगे। लेकिन ये ऑलरेडी बता चुके हैं हम आपको, बट
rate of reaction of a particular substance remains same। तो ये पॉइंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन आपका स्टाइक्योमेट्री पे डिपेंड करता है, पूरी रिएक्शन का रेट है, लेकिन किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस का रेट निकालोगे वो आपका स्टाइक्योमेट्री पे डिपेंड नहीं करता है। समझ में आया कि नहीं? और रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट के दोनों आपका स्टाइक्योमेट्री पे डिपेंड करता है। स्टाइक्योमेट्री चेंज करोगे तो आपका ROR और के दोनों चेंज हो जाएगा। ठीक है ना? तो आई थिंक एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। फिफ्थ पॉइंट है ओनली फॉर, ये भी अच्छा पॉइंट है, ओनली फॉर सिंपल रिएक्शन और एलिमेंट्री सिंगल स्टेप रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू कोफिशिएंट, स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट of the reactants सिंपल रिएक्शन और एलिमेंट्री रिएक्शन मतलब समझे, मतलब सिंगल स्टेप रिएक्शन जो एक ही स्टेप में होती है उसका ऑर्डर स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर होता है, लेकिन सिर्फ सिंगल स्टेप रिएक्शन का, या फिर एलिमेंट्री रिएक्शन या फिर उसको सिंपल रिएक्शन भी बोलते हैं। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, हम लोग देख के नहीं बता सकते कि ये सिंपल रिएक्शन है या मल्टीपल स्टेप रिएक्शन है। ये एक्सपेरिमेंटली हमें पता चलता है उसकी रिएक्शन की मैकेनिज्म से। समझ में आ रहा कि नहीं? तो देख के नहीं बताने लगना कि हाँ ये सिंगल स्टेप है या फिर मल्टीपल स्टेप है। ठीक है, अभी और समझाते हैं, लिख लो। बट क्या है? बट एनी गिवन रिएक्शन, any given reaction is simple or not can't be decided by looking stoichiometry of the reaction, सिर्फ स्टाइक्योमेट्रिक देख के हम लोग ये नहीं बता पाएंगे कि ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है या नहीं है। इट शुड बी डिसाइडेड experimentally with the help of mechanism of reaction। तो ये एक्सपेरिमेंटली डिसाइड होती है रिएक्शन की मैकेनिज्म से, देख के हम लोग नहीं बता सकते हैं। देखो एग्जांपल देखो, अगर हम देखो एक रिएक्शन लेते हैं H2Cl2, क्या आ गया प्रोडक्ट? 2HCl। अगर इसका रेट लॉ देखें तो क्या आता है? K H2 के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 0 और Cl2 के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 0। ये कैसे पता चला? ये पता चला है हमको एक्सपेरिमेंटली। कैसे पता चला? एक्सपेरिमेंटली। देख के बता पा रहे सिंगल स्टेप है नहीं है। देखो अगर सिंगल स्टेप होती तो रिएक्टेंट का स्टाइक्योमेट्रिक क्या है? H2 का स्टाइक्योमेट्रिक 1 है, लेकिन ऑर्डर क्या आ रहा है इसके रिस्पेक्ट में? 0 आ रहा। समझ में आ रहा कि नहीं? सिमिलरली देख लो H2Br2 क्या आ रहा प्रोडक्ट?
2HBr, इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन देखो जरा, ये सब एक्सपेरिमेंटली है। H2 के रिस्पेक्ट में आ रहा पावर 1, ऑर्डर 1 आ रहा है, और Br2 के रिस्पेक्ट में आ रहा है ऑर्डर 1/2, ठीक है। K तो लिखे नहीं, K अपॉन, और कॉम्प्लेक्स आ रहा है, अपॉन 1 + K2 कंसंट्रेशन ऑफ HBr अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Br2। देख रहे हो, इतना कॉम्प्लेक्स रेट लॉ आया। इसको सही से लिखते हैं, 1 मिनट। हाँ, ये आया इसका रेट लॉ। अगर इसका रेट लॉ देखोगे कुछ इस तरह आ रहा है, तो कहीं डिपेंड कर रहा है स्टाइकोमेट्रिक देख के तो समझ नहीं आ रहा। ये आपका K1 है, 2 K है, K1 2 रेट कांस्टेंट। अभी मैकेनिज्म सिखाएंगे तब इस बारे में बात करेंगे, तो K1 K2 ये सब क्या है समझ में आ रहा है। अभी मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे कि कैसे मैकेनिज्म लिखी जाती है, लेकिन ये समझ लो कि रिएक्शन देखो दोनों सेम एक जैसी रिएक्शन लग रही देखने में, लेकिन इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन ये आया है और इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन तो और ही खतरनाक आया है। समझ में आ रहा कि नहीं? तो ऐसे हम लोग बात नहीं कर सकते, ये सब एक्सपेरिमेंटल डेटा है। अब देखो एक और एग्जांपल देखें, H2I2 बिल्कुल सेम रिएक्शन है, ठीक है, बिल्कुल एक जैसी रिएक्शन, 2HI बना रहा है। इसका जो रेट लॉ एक्सप्रेशन हमने देखा वो क्या आया आपका, R = K कंसंट्रेशन ऑफ H2 की पावर 1 एंड कंसंट्रेशन ऑफ I2 की पावर 1। तो देखो ये आपकी सिंगल स्टेप रिएक्शन है, सिंपल रिएक्शन और एलिमेंट्री रिएक्शन। अब ये भी कैसे पता चला, ये भी हमें एक्सपेरिमेंटली पता चला है कि ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है। देखो इसका स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट H2 का 1 है, तो H2 के रिस्पेक्ट में ऑर्डर भी 1 आया। I2 के रिस्पेक्ट में स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, I2 के रिस्पेक्ट में ऑर्डर भी 1 आया। तो ये आपका सिंगल स्टेप रिएक्शन है या फिर सिंपल रिएक्शन है। कैसे पता चला, एक्सपेरिमेंटली पता चला। तो हमेशा ध्यान रखना, आप देख के नहीं बताना। अगर सिंगल स्टेप रिएक्शन है तो आपको गिवन होगा क्वेश्चन में, तब आप डायरेक्ट स्टाइकोमेट्री देख के उसका ऑर्डर बता सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझना। ये रिजल्ट्स हम इसीलिए आपको बता रहे हैं, रिजल्ट ही आपको मेन ध्यान रखने हैं। डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं रिजल्ट से, डायरेक्ट, सच सच बता रहा हूं मैं, आप देख कर चेक कर लेना। लास्ट रिजल्ट है आपका 6th पॉइंट, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन also changes with condition under which reaction is performed। आपका ऑर्डर चेंज होता है, डिपेंड करता है कि किन कंडीशन के बीच में आपका रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है। जैसे डिकम्पोजिशन ऑफ गैसेस, एग्जांपल में लिख लो, डिकम्पोजिशन ऑफ गैसेस on solid surface follows first order at very low pressure। गैसेस का डिकम्पोजिशन कराते हैं सॉलिड सरफेस पे, और प्रेशर जब बहुत लो होता है तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करते हैं, और अगर प्रेशर बहुत हाई हो जाता है तो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करते हैं, जीरो ऑर्डर एट हाई प्रेशर। तो आपको एग्जाम्पल याद नहीं रखना, ये रिजल्ट्स याद रखने हैं आपको कि ऑर्डर जो है चेंज होता है रिस्पेक्ट टू कंडीशन। अगर देखो कंसंट्रेशन या प्रेशर वगैरह चेंज हो रहा है तो आपका ऑर्डर भी चेंज हो सकता है। जैसे देखो
यहाँ पे गैसेस का जो डिकम्पोजिशन होता है जब सॉलिड सरफेस, अब ये आपको कैसे पता, ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया है, ठीक है, कि सॉलिड सरफेस पे जब डिकम्पोजिशन होता है गैसेस का तो ऑर्डर क्या आता है, फर्स्ट ऑर्डर आता है। कब, जब प्रेशर बहुत लो है। वही प्रेशर अगर हाई कर दें तो जीरो ऑर्डर आता है। तो यहां से ये पता चल रहा है कि जो ऑर्डर होता है वो चेंज होता है अकॉर्डिंग टू कंडीशन। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये हो गए हमारे सारे रिजल्ट्स रिलेटेड विद रेट लॉ एक्सप्रेशन। ये आपको वन सारे के सारे 6 रिजल्ट आपको ध्यान रखने हैं, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। और ज़्यादा आप समझना, ज़्यादा रेट लॉ समझने के लिए ये रिजल्ट्स भी आपके इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, एक अच्छा क्वेश्चन है, करते हैं। क्वेश्चन है आपका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका, रेट ऑफ ए सर्टेन रिएक्शन depends on the concentration according to the reaction दिया गया आपका जो रेट चेंज हो रहा है dc by dt इक्वल टू K1C अपॉन 1 प्लस K2C। तो रेट कुछ इस तरह वेरी कर रहा है कंसंट्रेशन पे, ठीक है। तो हमें क्या पता करना है, हमें पता करना है डिटरमाइन ऑर्डर एंड रेट कांस्टेंट basically K of the reaction when concentration is, first part is very low मतलब बहुत कम, negligible tending to 0। और दूसरी कंडीशन है very high means बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, टेंडिंग टू इनफाइनाइट। तो ये इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और बहुत सिंपल होते हैं। बस आपको एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि ये किस तरह हमें सॉल्व करना है। तो फर्स्ट पार्ट पहले कर रहा है, पहले पार्ट में बोल रहा है C इज वेरी लो, C इज वेरी लो मतलब जो कंसंट्रेशन है वो बहुत कम है, मतलब C टेंडिंग टू 0। अगर C 0 की तरफ टेंड कर रहा है, अभी ये C जो 0 की तरफ टेंड कर रहा है तो K2C भी 0 की तरफ टेंड करेगा। ऑब्वियस सी बात है, उससे किसी नंबर का मल्टीप्लाई कराओगे तो K2C भी किधर टेंड करेगा, 0 की तरफ। अब ये K2C आपका 0 हो गया लगभग, तो 1 प्लस 0 कितना आएगा, 1। तो 1 प्लस K2C क्या हो जाएगा, 1। इसीलिए 1 प्लस, ध्यान से समझना, K2C टेंडिंग टू 1, 0 नहीं 1, ठीक है। 1 में कुछ भी लगभग जीरो वैल्यू ऐड करोगे तो लगभग 1 ही रहेगी। ये लिमिट का कॉन्सेप्ट है। तो अगर हम बात करें लिमिट माइनस DC बाई dt, लिमिट क्या है, C टेंडिंग टू 0 इक्वल टू, लिमिट पढ़े होगे ना 11th में, लिमिट मैथ्स वाले, C टेंडिंग टू 0 K1C अपॉन 1 प्लस K2C। तो डिनोमिनेटर तो आपका क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, K1C। तो ओवरऑल रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या आ गया, तो आपका माइनस DC बाई dt क्या आ गया, ये आ गया आपका K1C। मतलब जब कंसंट्रेशन बहुत कम होगा तो हमारा जो रेट लॉ एक्सप्रेशन आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा। तो ऑर्डर क्या हो गया यहाँ पे, अगर देखा जाए तो ऑर्डर विल बी कंसंट्रेशन की पावर जो होता है वही ऑर्डर होता है। तो कंसंट्रेशन की पावर क्या है, 1। तो ऑर्डर क्या हो गया, 1। रेट कांस्टेंट यहाँ पे क्या है, K1, क्या हो गया,
K1। तो ये आ गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। कुछ इस तरह के क्वेश्चन ऐसे अटेम्प्ट किए जाते हैं, ऐसे सॉल्व किए जाते हैं। समझ में आ रहा कि नहीं? दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है? दूसरा पार्ट बोल रहा है जब कंसंट्रेशन वेरी वेरी हाई है तो C इज वेरी वेरी हाई। जरा समझना ध्यान से, मतलब C टेंडिंग टू इनफाइनाइट। तो 1/c कहाँ जाएगा? टेंडिंग टू 0। तो यहाँ पे जो लिमिट लगेगी वो क्या लगेगी? माइनस dc/dt आपका क्या है? माइनस dc/dt है आपका K1c अपॉन 1 प्लस K2c। अगर c इनफाइनाइट लिख देंगे तो ये इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट आ जाएगा। मैथ वाले जानते होंगे इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट क्या है? इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, डिफाइन नहीं है, अनडिफाइन है। ठीक है, तो इसको हम चेंज करेंगे ताकि हमारा इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट वाला टर्म ना आए। तो अगर हम इसमें c से डिवाइड कर दें तो ये हमारा हो जाएगा K1 1/c प्लस K2। अभी सही है। अब इसमें लगा देंगे लिमिट 1/c टेंडिंग टू 0। तो ये हो जाएगा लिमिट 1/c टेंडिंग टू 0 माइनस dc/dt इक्वल टू क्या हो जाएगा? लिमिट 1/c टेंडिंग टू 0 K1 1/c प्लस K2। ओके, अब ये 1/c तो 0 हो जाएगा लगभग, तो हमारा dc/dt कितना आ जाएगा? जो dc/dt आ जाएगा माइनस वो आ जाएगा K1 अपॉन K2। ये आ गया हमारा आंसर। तो रेट लॉ क्या आ जाएगा? रेट लॉ आ जाएगा dc/dt इक्वल टू K1/K2। कंसंट्रेशन का टर्म ही नहीं आ रहा है तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? ऑर्डर हो जाएगा इसका। अब कंसंट्रेशन का टर्म नहीं आ रहा मतलब c की पावर 0 तो होगा, तभी तो नहीं आ रहा। तो जब भी कंसंट्रेशन का टर्म ना आए तो समझ लो ऑर्डर क्या है? 0 है। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या हो जाएगा? 0। और रेट कांस्टेंट हो जाएगा यहाँ पे K1/K2। मस्त क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत सिंपल भी था। ठीक है ना? तो आई थिंक ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, सबको समझ में आ भी गया होगा। एक मस्त एनालिसिस करते हैं, क्वेश्चन के थ्रू एक और अच्छी एनालिसिस करते हैं। मस्त क्वेश्चन है, ठीक है, उससे एक एनालिसिस करते हैं, मज़ा आ जाएगा। क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है आपका 2a कंबाइनिंग विद b गिविंग अस प्रोडक्ट। ठीक है, ये आपकी सिंपल रिएक्शन है, कोई गिवन है। ठीक, इसका रेट दिया गया है, रेट लॉ एक्सप्रेशन दैट इज R1 K1 a की पावर 2 b की पावर 1। ठीक है, सिमिलरली रिएक्शन का स्टाइक्योमेट्रिक चेंज कर दिया गया है। 4a प्लस 2b प्रोडक्ट दे रहा है। ठीक है, अब इसका रेट दिया गया है R2, क्या दिया है? K2 a की पावर x, a के रिस्पेक्ट में ऑर्डर x है और b के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है? y है। बात समझ में आ रहा कि नहीं? अब हमें क्या बताना है? हमें बताना है डेराइव रिलेशनशिप बिटवीन K1 and K2 and determine value of x and y, मस्त क्वेश्चन है, बहुत ध्यान समझना, बहुत आसान है। यहाँ पे हमें दो कंडीशन दी गई हैं। ठीक है, पहली रिएक्शन दी गई है, इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन ये दिया गया है। दूसरा उसी रिएक्शन की स्टाइक्योमेट्रिक चेंज कर दी गई है, जिसका रेट लॉ एक्सप्रेशन ये दिया गया है बट ऑर्डर नहीं दिया गया है। ठीक,
हमें K1 और K2 के बीच में रिलेशनशिप डिराइव करना है और एक्स वाई का वैल्यू चेंज करना है। तो जरा ध्यान रखना, स्टाइक्योमेट्रिक चेंज करने पर ऑर्डर चेंज नहीं होता है, ये बात अभी अभी हमने रिजल्ट पढ़ा था। तो स्टाइक्योमेट्रिक चेंज हो गई, ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब x की वैल्यू भी 2 आनी चाहिए और y की वैल्यू भी 1 आनी चाहिए। समझ में आ रहा कि नहीं? इसके अकॉर्डिंग चलो देखते हैं ये बात सच है कि झूठ है, यही एनालिसिस हम करेंगे इस क्वेश्चन के थ्रू। चलो तो देखो, फ्रॉम फर्स्ट रिएक्शन अगर देखें, फ्रॉम फर्स्ट रिएक्शन हम लोग देखें तो रेट कितना है R1, क्या हो जाएगा माइनस DA/D2 अपॉन 1/2, ठीक है भाई, 1/2 माइनस DA/DT। ठीक, बात समझ रहे हो कि नहीं? सिमिलरली अगर हम दूसरी वाली से देखें, फ्रॉम सेकेंड रिएक्शन R2 क्या होगा माइनस DA/DT 1/4, तो 1/4 माइनस DA/DT। तो यहां से तो चीजें हमें पता चल गई कि इसका रेट ये होगा, इसका रेट ये होगा। ठीक है, तो अगर हम देखें R1 हमारा कितना दिया गया, R1 हमारा ये दिया गया है, तो हो जाएगा 1/2 माइनस DA/DT इक्वल टू हो जाएगा K1 A का पावर 2 और B का पावर 1। तो यहाँ से माइनस DA/DT कितना आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 2K1 कंसंट्रेशन A का पावर 2 कंसंट्रेशन B का पावर 1। तो यहाँ से माइनस DA/DT इतना आ गया, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ A या रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ A, पर्टिकुलर सब्सटेंस की बात कर रहे हैं, A का कितना आ गया, ये आ गया। अब R2 आपका कितना है, R2 आपका है 1/4 माइनस DA/DT, ये कितना दिया गया है, ये दिया गया है K2 A की पावर X एंड B की पावर Y। अब यहाँ से माइनस DA/DT कितना आएगा, यहाँ से माइनस DA/DT कितना आएगा 4K2 A का पावर X एंड B का पावर Y। देखिए समझे कि नहीं, R2 यहां से ये आ रहा, तो यहां से माइनस DA/DT, बेसिकली यहां से जो रेट ऑफ रिएक्शन आया वो ये आया, और पहली वाली कंडीशन से जो रेट ऑफ रिएक्शन आया वो ये आया। हमने किया क्या, स्टाइक्योमेट्रिक चेंज की, और हमें ये पता है कि स्टाइक्योमेट्री चेंज करने पे पर्टिकुलर सब्सटेंस का रेट चेंज नहीं होता है। तो DA/DT दोनों केसेस में क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि ये बता रहा है रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ A। समझ में आ रहा है कि नहीं? और ये एक पर्टिकुलर सब्सटेंस है A, इसीलिए स्टाइक्योमेट्रिक चेंज होने पर पर्टिकुलर स्पीसीज का रेट चेंज नहीं होता है। ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होता है, लेकिन पर्टिकुलर सब्सटेंस का या पर्टिकुलर रिएक्टेंट का आपका रेट चेंज नहीं होता है। तो यहाँ से LHS और RHS दोनों, तो यहाँ से पहले केस से दूसरे केस से दोनों DA/DT बराबर होने चाहिए। तो यहाँ से अगर हम लिख लेंगे तो क्या आ जाएगा, इसीलिए 2K1 कंसंट्रेशन ऑफ A का पावर 2 कंसंट्रेशन ऑफ B का पावर 1 इक्वल टू 4K2 कंसंट्रेशन ऑफ A का पावर X और कंसंट्रेशन ऑफ B का पावर Y। अब दोनों LHS और RHS क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। कंपेयर करो, कंपेयर करो, तो कंपेयर जब करेंगे तो 2K1 इक्वल टू कितना होना चाहिए, 4K2। ऑन कंपेयरिंग 2K1 इक्वल टू 4K2 मीन्स K1 इक्वल टू 2K2। तो K1 और K2 में रिलेशनशिप ये आ गया। सिमिलरली पावर ऑफ A इक्वल टू पावर A, कंसंट्रेशन ऑफ A इन द
LHS कंसंट्रेशन ऑफ A इन द RHS क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, इसीलिए x इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। सिमिलरली फॉर B तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। तो देखो पहले भी A के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना था, A के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 2 था, अभी भी A के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना आया 2 आया। पहले B के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना था 1 था, स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट जब चेंज कर दिया तब भी ऑर्डर कितना आया 1 ही आया। तो यहाँ से ये चीज क्लियर हो गई कि ऑन चेंजिंग स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑर्डर डज नॉट चेंज। तो यहाँ से प्रूव हो गया कि नहीं, मस्त क्वेश्चन था, अच्छी एनालिसिस थी, आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसके बाद एक और मस्त क्वेश्चन करते हैं, एनालिसिस करते हैं, मजा आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, लिख लो, लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, देखो झेलो ना, ठीक है, बहुत आसान चीजें हैं, बस आपको बस थोड़ी थोड़ी समझनी है, इतना कुछ भी खास नहीं है कि इसमें बहुत ज़्यादा तूफानी हो, बहुत आसान आसान चीज़ें हैं, कुछ भी नोट्स से बाहर नहीं आएगा, मैं सच बता रहा हूँ। चाहे आपका नीट का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका जेईई मेंस का एग्ज़ाम हो, ठीक है, चाहे आपका बोर्ड का एग्ज़ाम हो, बोर्ड का भी कुछ भी बाहर से नहीं आने वाला है। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन लिख लो, राइट डाउन द क्वेश्चन। मस्त क्वेश्चन है, इससे एक और कुछ रिजल्ट और सामने आएगा क्वेश्चन के ही थ्रू, ताकि आपको याद बना रहे। राइट डाउन द क्वेश्चन। रिएक्शन दी गई है 2N2O5 गिविंग अस 4NO2 प्लस O2। तो इसका जो रेट लॉ है वो दिया गया R के, ओवरऑल रिएक्शन का जो रेट लॉ दिया गया वो कुछ ये दिया गया, ठीक है, पावर 1। और आपको दिया गया है रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ N2O5, ये दिया गया -D N2O5, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ N2O5 ये दिया गया है आपको K1। K1 क्या है, रेट कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू N2O5, N2O5 का पावर 1। सिमिलरली आपको दिया गया रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 या रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ NO2, दैट इज इक्वल टू K2। K2 क्या है, रेट कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू NO2, ये दिया गया है N2O5 का पावर 1। सिमिलरली आपको दिया गया रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ O2 या रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ O2, दैट इज इक्वल टू K3। K3 क्या है, रेट कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू O2, ये दिया गया आपको ये, ठीक है। आपको क्या करना है, डराइव रिलेशन बिटवीन K1, K2 एंड K3। बेसिकली K1, K2 को K3 में क्या रिलेशन है। K1 आपका क्या है, रेट कांस्टेंट ऑफ N2O5 या विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्शन ऑफ कंजप्शन ऑफ N2O5, मतलब किस रेट से N2O5 कंज्यूम हो रहा है उसका रेट कांस्टेंट है। K2 क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ NO2, किस रेट से NO2 प्रोड्यूस हो रहा है उसका रेट कांस्टेंट है K2। सिमिलरली K3 क्या है, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ O2, उसका रेट कांस्टेंट क्या है K3। अब इसको K1, K2 और K3 का आपको रिलेशनशिप बताना है, ठीक है। अब आपको क्या दिया गया है, आपको दिया गया रेट इक्वल टू क्या है आपका, अगर देखा जाए अकॉर्डिंग टू रिएक्शन दैट विल बी इक्वल टू -1/2 N2O5 अपॉन dt, या फिर विद रिस्पेक्ट टू NO2 देखें तो 1/4 D कंसंट्रेशन ऑफ NO2 अपॉन dt, या फिर O2 के रिस्पेक्ट में देखें तो D कंसंट्रेशन ऑफ O2 अपॉन dt। तो ये हो गया हमारा रेट, ठीक है। अब सबकी वैल्यू लिखें, अगर हम इसकी रेट की वैल्यू लिखें, रेट क्या है K N2O5, यही ना दिया गया है, ठीक है, इक्वल टू -1/2। ओके, माइनस तो यहाँ नहीं लगाएंगे, माइनस तो रियल में यहाँ होता है ना, बेसिकली माइनस साइन तो ये दिखा रहा है,
ओके, तो यहाँ पे तो ये भी क्या हो जाएगा प्लस 1/2, तो माइनस DnO2 DN2O5 dt क्या दिया गया है, ये दिया गया है K2N2O5 की पावर 1, K2N2O5 की पावर 1। DnO2 dt क्या दिया गया, ये क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ NO2, ये कितना दिया गया है, ये दिया गया है K2N2O5, ये दिया गया नहीं, ये K1 था, सॉरी ये K1 है, ये दिया गया है K2N2O5 की पावर 1। नेक्स्ट क्या दिया गया है, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ O2 दैट विल बी इक्वल टू K3N2O5 का पावर 1, K3N2O5 का पावर 1। जरा ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना, एंड कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 की पावर 1, कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 की पावर 1, ये कॉमन ले जाए तो ये कट जाएगा, तो हमारे पास जो आएगा K इक्वल टू आ रहा है 1/2 K1 इक्वल टू 1/4 K2 इक्वल टू दिस इज K3, ठीक है K3। तो ये आ रहा है हमारा किसमें रिश्ता, ये आ रहा है K1 K2 और K3 में, और ये क्या है आपका, तो यहाँ से हमें क्या पता चला है K1 K2 और K3 में रिलेशन, जहाँ आपका जो K है वो ओवरऑल रिएक्शन का रेट है, सॉरी ओवरऑल रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है, K1 आपका A के रिस्पेक्ट में रेट कांस्टेंट है, K2 आपका B के रिस्पेक्ट में, K1 आपका N2O5 के रिस्पेक्ट में रेट कांस्टेंट है, K2 आपका NO2 के रिस्पेक्ट में है, और K3 आपका O2 के रिस्पेक्ट में है। तो अगर हम लोग ध्यान से देखो K इक्वल टू K1/2 मतलब N2O5 का स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड किया गया है, K2 NO2 के स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड किया है, और O2 का स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, K3 1 से डिवाइड किया गया है। अगर हम लोग जनरली देखें, ध्यान समझना, अगर हम लोग जनरल देखें, इन जनरल आपकी रिएक्शन कोई दी गई है, अगर देखें जनरली क्या रिलेशन बिटवीन रेट कांस्टेंट एंड रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट ऑफ पर्टिकुलर सब्सटेंस बोले तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। अगर जनरली हमें पर्टिकुलर सब्सटेंस यानी कि रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का रेट कांस्टेंट और रिएक्शन का रेट कांस्टेंट, उसमें अगर रिलेशनशिप बतानी हो, अगर मान लो जैसे हमारी रिएक्शन दी गई है क्या, A मोल ऑफ A, B मोल ऑफ B गिविंग अस C मोल ऑफ C एंड D मोल ऑफ D। तो अगर हम देखें A के रिस्पेक्ट में हमारा रेट कांस्टेंट क्या है, Ka अपॉन स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है, A कैपिटल लिखो। B के रिस्पेक्ट में लेट सपोज Kb अपॉन स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, C के रिस्पेक्ट में लेट सपोज C अपॉन स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, D के रिस्पेक्ट में रेट कांस्टेंट Kd अपॉन स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, और ये किसके बराबर होगा, ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन के रेट कांस्टेंट के बराबर होगा। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना, एक नया रिश्ता जैसे आपका रेट ऑफ रिएक्शन रेट ऑफ पर्टिकुलर सब्सटेंस पे इसी तरह डिपेंड करता है, तो ये कुछ सिमिलर रेट कांस्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन का कुछ सिमिलर रिलेशन है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से देखें तो रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू हो जाएगा रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन इनटू स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। ये बहुत ध्यान से, ये छोटे छोटे रिलेशन डायरेक्ट पूछे जाते हैं, आपके बड़े से बड़ा क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। समझ में आ रहा, नहीं समझ में आया तो दोबारा देखो, ठीक है, एक एक चीज समझ में आएगी और एक भी चीज आपकी बाहर, इससे कुछ भी बाहर का नहीं आने वाला है।
समझ में आ रहा? बोर्ड हो चाहे नीट हो चाहे जेई हो, कुछ भी बाहर नहीं आएगा, बस आप एक एक चीज क्लियर कट करके पढ़ लो। थोड़ा लेक्चर आराम से लो, पेशेंस के साथ लो। अगर सच में कुछ करना है ना तो बोर मत हो, पढ़ाई करो। मैं बता रहा हूँ, अगर सोच रहे हो कि समझ में नहीं आ रहा, झेल रहे हो, तो झेलो मत। एक एक चीज पढ़ा रहा हूँ, एक एक चीज बेसिक कहाँ से आ रहा है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किए हैं इसीलिए। ठीक है ना? तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज का लेक्चर यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिकली ऑर्डर, सेपरेट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, nth ऑर्डर। अब सेपरेटली ऑर्डर डिस्कस करेंगे कि जीरो ऑर्डर कैसे बिहेव करता है, फर्स्ट ऑर्डर कैसे बिहेव करता है, सेकेंड ऑर्डर कैसे बिहेव करता है। ऑर्डर और समझ तो गए हैं, रेट ऑफ रिएक्शन समझ गए, रेट कांस्टेंट समझ गए और ऑर्डर समझ गए। ये पूरी तरह से आज डिटेल में हमने बता दिया है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू क्लास।